किस्त नंबर 01। सरकार बनाम शाजिया हाजिर हो। पेशकार ने सदा लगाई तो लेडीज पुलिस। अहलकार ने हथकड़ी लगी, शाजिया को अदालत में ले जाकर कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। शाजिया ने नजर उठाकर देखा तो सामने मौजूद कटहरे में उसका दीवर खड़ा था, जबकि हज भी अपनी कुर्सी पर विराजमान था और कमरा अदालत में लेडीज पुलिस अहलकारों के साथ दोनों फरीकीन के वकील मौजूद थे। शाजिया परवीन एक ढलती उम्र की जाजिब नजर औरत थी। कद 5 फुट 8 आंच, आंखें काली, रंगत सफेद, वजन 70 किलो, बाहें हाथ पर जख्म का निशान। वो मालूमात जो उसको पूली रहते हुए उसका मुलाहजा करते हुए जमा की थीं। शाजिया पर उसके शूहर को कत्ल करने का इल्जाम था। शाजिया के साथ पुलिस ने एक जवान लड़के को भी पेश किया था। नाम था उसका फैसल हमीद। कद 5 फुट 9 इंच, रंगत गंदमी, आंखें ब्राउन, दाएं कान पर कट का निशान। पुलिस के मुताबिक शाजिया ने अपने मुबीना आशना फैसल के साथ मिलकर अपने शौहर जबार को गुला घोंटकर मारा था। उनके खिलाफ एफआईआर हमीद के छोटे भाई सईद ने दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक इसकी भाभी शाजिया के फैसल के साथ नाजायज मरासिम थे। और एक दिन जब दोनों अपने बेडरूम में काबिल आतराज हालत में मौजूद थे तो उसके भाई ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, और जब उसने शाजिया से इस बात से मालूम किया तो उसने फैसल की मदद से हमीद को, जो एक दबला पतला धान पान जिस्म का शख्स था, गला दबाकर मार दिया था, जिसका ऐनी शाहिद इस कहानी का रावी शाजिया का बेटा राखेल था, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा और ये सब फोन करके अपने चचा सईद को बता दिया। शाजिया ने हमीद को मारकर यह मशहूर कर दिया कि वो हार्ट अटैक से मर गया है। लेकिन जब सईद पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचा तो राहील ने एक बार फिर से सारा वाकया इन लोगों को सुना दिया। शाजिया ने बहुत शूर किया कि राहील झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। हमीद की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया था और फैसल को भी उसी शाम उसके एक रिश्तेदार के घर से बरामद करके हिरासत में ले लिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसके मुताबिक मकतूल को गुला घोंट कर मारा गया था। उसकी गर्दन पर खून जमने का निशान था। शाजिया और राहील पुलिस की तफ्तीश के सामने ज्यादा देर न टिक सके और सारी दास्तां खुलकर बयान कर दी। आज उस केस का फैसला होना बाकी था। जज ने एक नजर मुल्जमान की जानिब देखा, फिर उसने शाजिया और राहील को उम्र कैद की सजा सुना दी। पुलिस दोनों को लेकर जेल रवाना हो गई। शाजिया के चेहरे पर सजा सुनकर कोई खास परेशानी नहीं था, जबकि राहील सजा सुनकर रोने लगा पड़ा। मेरा नाम राहील है, कॉलेज के दूसरे साल में हूं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं। क्यों इकलौता हूं, इसका जवाब भी इस कहानी में आप को मिलेगा। मेरे वालिद नाम हमीद रोजगार के सिलसिले में बिरून मल्क होते हैं। उम्मी का नाम शाजिया परवीन है, उम्र 40 के करीब है। एक ही बच्चा पैदा करने की वजह से उनके जिस्मानी खुदूखाल और सेहत किसी जवान लड़की की तरह है। अबा शादी से पहले ही बाहर चले गए थे। शादी पर भी वो 1 माह ही यहां रहे। अब भी 2 साल में 1 माह के लिए आते हैं। अबू का एक ही भाई है जिसका नाम सईद है। उसका इस शहर में अच्छा कारोबार है, जिसमें अबू का भी हिस्सा है। उम्मी के खानदान में उनके वालिदीन थे। कुछ उर्सा पहले एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है बहन। भाई कोई है नहीं। असल में मेरे दादा और नाना आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया था। अबू एक शरीफ आदमी हैं। अम्मी के मुकाबले में वो काफी कमजोर हैं, अलबत्ता नक्श प्यारे हैं। मैंने अबा के नक्श और अम्मी की सेहत ली थी। मेरा कद 6 फुट से 1 इंच कम है। घर में रुपए पैसे की रेल पैल है। अबू सईद चा के साथ कारोबार से जो मुनाफे मिलता है उससे हमारा घर चलता है, जबकि अबू की कमाई से उन्होंने शहर में अच्छी जायदाद बना ली है। उम्मी को अबू ने ड्राइविंग सिखा दी है और एक अच्छे मॉडल की गाड़ी अम्मी के जेर इस्तेमाल रहती है। मैंने भी कॉलेज आकर ड्राइविंग सीख ली है, लेकिन कॉलेज आने जाने के लिए मोटरसाइकिल रखा हुआ है। गाड़ी ज्यादा तरामी के इस्तेमाल में रहती है। अम्मी मुकम्मल हाउसवाइफ हैं, जो माली आसोदगी और खुशहाली की वजह से उनकी चेहरे से लाली झलकती है। उन्होंने एक लेडीज जिम ज्वाइन किया हुआ है। कॉलेज तक तालीम याफ्ता हैं। घर में काम के लिए एक अधेड़ उम्र मुलाजमा रखी हुई है। अलबत्ता खाना खुद बनाती हैं।
ये किस्सा शुरू होता है इस वक्त से जब मैं स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल ऑफ होने की वजह से मैं जल्दी घर आ गया। गर्मी के दिन थे, दोपहर तपी हुई थी, हर सो धूप का आलम था। मैंने घर की बेल बजाई। उम्मी ने दरवाजा नहीं खोला। हमारी मुलाजमा सुबह जल्दी आकर 11 बजे तक काम करके घर चली जाती थी। इस वक्त उम्मी घर में अकेली होती थीं। जब कुछ देर दरवाजा न खुला तो मैंने दोबारा बेल दी। मैं धूप और गर्मी की वजह से पसीने से शराबू हो चुका था। ऊपर से बुखार की वजह से मजीद गर्मी लग रही थी। दूसरी बार बेल देने के 10 मिनट बाद उम्मी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर चौंक गए। तुम जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, बुखार की वजह से छुट्टी लेकर आ गया। मैंने जब उम्मी की तरफ देखा तो उनकी हालत कुछ स्त्री कहे हुए। अच्छे ड्रेस, हल्का मेकअप और पर फ्यूम लगाकर बनठन कर रहती थी, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल उसके ब्राकस दिखाई दे रही थी। उनके हर वक्त बने सनूरे बाल बरी तरह बिखरे हुए थे और कमीज भी सलोटों से पर थी। उनके होंठों पर लगी लिप सटक गायब थी। अलबत्ता कुछ निशान उनके गालों पर दिखाई दे रहे थे। वो नंगे पांव थीं और मैंने जब गौर किया तो उन्होंने शलवार भी उल्टी पहनी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, उम्मी आप ठीक तो हो ना? ये क्या हालत बना रखी है? वो मैं नहाने जा रही थी, तुमने बेल दी तो जल्दी में बाहर आ गई वॉशरूम से। उम्मी आपने शलवार भी उल्टी पहन रखी है। मैंने अंदर आकर उनकी शलवार की जानिब इशारा किया। आओ हो, हां बताया तो है कि नहाने लगी थी, जल्दी में उल्टी पहनकर आ गई। चलो तुम फ्रेश हो जाओ जब तक मैं नहा लूं। मैं अपने कमरे में जाकर बैग रखकर वॉशरूम घुस गया। अभी मैंने वॉशरूम का दरवाजा बंद ही किया था कि मुझे लगा शायद बाहर का दरवाजा खुलकर बंद हुआ हो। साथ ही किसी के तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कौन आया है उस वक्त, जबकि उम्मी तो नहाने चली गई हैं, तो दरवाजा किसने खोला और बंद किया? उस उलझन में मुब्तला होकर मैंने फ्रेश होकर यूनिफॉर्म उतारा और बाहर आकर देखा, कोई भी नहीं था। मैं उम्मी के बेडरूम में गया तो वॉशरूम का दरवाजा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मेरी नजर उम्मी के बेड पर पड़ी। बेडशीट बरी तरह बिखरी हुई थी। कमरे में अजीब से बू फैली हुई थी जो मेरी समझ में बालातर थी। एकदम मुझे फोन की बेल सुनाई दी। मैंने आवाज की समझ देखा तो बेड की तरफ से आवाज आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो सरहाने के नीचे से मोबाइल की बेल बजने की आवाज आ रही थी। मैंने सरहाना उठाकर देखा तो एक स्मार्टफोन पर अनजान नंबर से फोन आ रहा था। वो मोबाइल अम्मी का नहीं था, क्योंकि अम्मी का फोन तो मैं पहचानता था। मैंने फोन उठाकर कॉल रिसो कर ली। दूसरी तरफ से आवाज आई, डार्लिंग मैं अपना फोन जल्दी में तुम्हारे बेडरूम में भूल गया हूं। जब राहील चला जाए बाहर तो बता देना, इस नंबर पर फोन करके आ जाऊंगा लेने। एक लड़का मेरी तरफ से फोन रिसीव करते ही बोलता चला गया। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। मेरी आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। मैंने उसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक फोन का पैटर्न लॉक हो चुका था। अभी मैं वहां खड़े, फोन हाथ में उठाए, खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करूं कि यकदम वॉशरूम का दरवाजा खुला और उम्मी बाहर निकलें। वो नहा चुकी थीं और अपना ड्रेस बदलकर बाहर आ रही थीं कि मुझे वहां देखकर बोलें, क्या हुआ, यहां क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, अम्मी अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था? जब मैं वॉशरूम में था मैंने देखा। मेरी बात सुनकर अम्मी का रंग एकदम फक हो गया और वो घबरा गईं। फिर संभल कर बोलें, कोई नहीं, कोई भी तो नहीं, वैसे ही तुम्हें बुखार की वजह से दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। जबकि उम्मी झूठ बोल रही थीं। कोई तो था जिसके जाने के बाद उम्मी ने दरवाजा बंद किया, जो अपना मोबाइल जल्दी में उम्मी के बेड के सुरहाने के नीचे भूल गया था। मैंने कहा, अगर कोई गया नहीं था तो ये मोबाइल किसका है जो यहां भूल गया है? और अभी उसने कॉल करके ये बात की है। मैंने उम्मी को सारी बात बता दी। मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था और मेरे पास भी मोबाइल था। इंटरनेट की वजह से सब जानता था। बहुत फिल्में देख देख कर मैं सब जानता था। जब मैं घर में दाखिल हुआ था तो अम्मी की हालत देखकर कुछ अंदाजा तो हो गया था मुझे कि क्या चुकर है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो नहाने लगी थीं, जब मैंने बेल दी तो मैंने अपना ख्याल झटक दिया।
अपनी ही सगी उम्मी के बारे में ऐसा ख्याल करना मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तेज कदमों की आवाज और अब उस फोन कॉल ने सब समझा दिया था। अम्मी किसी यार के साथ रंग रलियों में मसरूफ थीं जब मैंने पहली बेल दी। इन लोगों को फरी होने में कुछ वक्त लग गया। इस दौरान मैंने दूसरी बेल दी तो अम्मी जल्दी में अल्टी शलवार पहनकर बाहर गेट खोलने चल दें। यह था सारा किस्सा जिसकी बाद में अम्मी ने तस्दीक कर दी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने अपना सिर झुका लिया और कुछ न बोली। मैंने कहा, बताएं, यह किसका फोन है और कौन था वो जो मेरे वॉशरूम में जाने के बाद तेजी से बाहर निकला और अपना फोन यहां भूल गया? किसके साथ आप रंग रलियां मना रही थीं? जल्दी बोलें, वरना यह सब मैं अबू को बता दूंगा और चा को भी। असल में चचा के साथ मेरी बहुत बनती थी। अबू के न होने की वजह से मैं उनके आफस भी चला जाता था और घर भी चच्ची और उनके बच्चों से मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी जो मेरे ही स्कूल में छोटी जमातों में पढ़ते थे। उम्मी सिर झुकाए खड़ी थीं। मैंने दोबारा कहा, अम्मी बताएं ना। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और बोलें, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, तुम प्लीज किसी को मत कुछ बताना। वो मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया और बोलने लगे, तुम अब जवान हो गए हो, यकीना मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जानते हो। मैं एक जवान औरत हूं। तुम्हारे अबू तो 2 साल बाद सिर्फ 1 माह के लिए आते हैं और इस दौरान भी वो मुझे कोई जिनसी तौर पर मुतमईन नहीं कर पाते क्योंकि वो जिनसी तौर पर कमजोर हैं। मजीद देखें किस्त नंबर 2 में। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।